नमस्कार, कैसे हो बच्चों। आज हम लेके आए हैं गति के नियम का लेक्चर नंबर 11। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोणीय त्वरण क्या होता है। हमारे वृत्तीय गति का ये वीडियो नंबर 2 है। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग क्या होता है। रेखीय वेग, कोणीय वेग, रेखीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। और हमने ये भी समझा था कि क्या सच में v बराबर आर ओमेगा करेक्ट है या कुछ और होता है। अगर डाउट है तो वीडियो देखो, क्लियर हो जाएगा कि क्या सच में v बराबर आर ओमेगा करेक्ट है। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जब हमारा कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर एक समान वेग से गति करता है तो क्या उसमें कोई त्वरण होगा। तो आंसर है, बताइए क्या होगा आंसर। कुछ बच्चे बहुत जल्दी सोच लेंगे त्वरण हमारा क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, वेग समय हमारा नियत है तो कुछ त्वरण नहीं होगा, त्वरण शून्य हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ना। नहीं, आप गलत हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको पता होगा कि वेग और हमारा त्वरण एक सदिश राशि है, केवल परिमाण नहीं, आपको दिशा भी देखनी होती है। और जब हम एक वृत्तीय गति करते हैं तो वृत्तीय गति में क्या होता है, एक समान वेग से हमारा पिंड जा रहा है, ये एक समान वेग से जा रहा है, पर हर क्षण उसकी दिशा बदल रही है। परिमाण समान है परंतु दिशा बदल रही है तो त्वरण उपस्थित होगा। अगर यहाँ प्लस v है तो यहाँ माइनस v हो गया है। वेग परिवर्तन कितना आ गया, 2v, v माइनस v हुआ ना, तो क्या हुआ, v माइनस v हुआ, तो वेग परिवर्तन कितना हो गया, 2v। तो जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर एक समान वेग से गति करता है तो भी उसमें त्वरण होता है, क्योंकि प्रत्येक क्षण उसकी दिशा बदल रही है। अब हम देखते हैं कि हमारे वृत्तीय पथ में कितने प्रकार के त्वरण होते हैं। तो वृत्तीय पथ में जब हम बात करते हैं तो हमारे 4 प्रकार के त्वरण होते हैं। पहला अभिकेंद्र, बहुत फेमस, अधिकतर बच्चे यही बोलते हैं कि जब एक वृत्तीय गति होती है तो अभिकेंद्र त्वरण कार्य करता है। इसे हम दूसरा नाम बोलते हैं त्रिज्य त्वरण, अभिकेंद्र या त्रिज्य त्वरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र को बोलते हैं सेंट्रीपिटल, त्रिज्य को बोलते हैं रेडियल, एक्सीलरेशन। सेकंड हम पढ़ेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, हिंदी में क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखीय त्वरण। स्पेलिंग इंग्लिश में होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसे हम प्रदर्शित करते हैं AC से या AR से। AC सेंट्रीपिटल को दिखाता है, AR रेडियल को। तो आप कुछ भी ले सकते हैं दोनों में से, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। स्पर्श रेखीय त्वरण को प्रदर्शित करते हैं AT से। तीसरा त्वरण आएगा इन दोनों का परिमाण, इनका रिजल्टेंट, तो इसे हम क्या कहते हैं, नेट त्वरण या औसत त्वरण भी बोल देते हैं। सो नेट एक्सीलरेशन, और इसे प्रदर्शित करते हैं A से। चौथा सर्कुलर मोशन है, वृत्तीय गति है, तो कौन सा होगा, कोणीय त्वरण। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। प्रदर्शित इसे करते हैं अल्फा से।
तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले हम अभिकेंद्र या त्रिज्य त्वरण के साथ। इस हेडिंग को जो अब हम समझ रहे हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहने के बजाय हम ये भी कह सकते हैं एक समान वेग से वृत्तीय पथ पर गति करते हुए कण का त्वरण। तो यह त्वरण क्यों उत्पन्न होता है? जब हम एक समान वेग से गति कर रहे हैं तो उसका परिमाण तो नियत है, करेक्ट, पर क्या बदल रहा है? बार बार बदल रही है दिशा। सो दिशा परिवर्तन के कारण जो आपका त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं अभिकेंद्र या त्रिज्य त्वरण। रेखीय वेग की, ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेखीय वेग की दिशा परिवर्तन के कारण उत्पन्न त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। प्रदर्शित इसे करते हैं AC या AR से। अब त्वरण है तो इसकी दिशा भी होगी। इसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है तथा वेग की दिशा के लंबवत होती है और त्रिज्या के अनुदिश होती है। 3 चीजें बता दी मैंने इसकी दिशा के लिए। क्या होती है? अगर हम इसकी दिशा लिखेंगे पहले तो क्या क्या लिखेंगे? रेखीय वेग के लंबवत। देखो, रेखीय वेग हमेशा त्रिज्या के लंबवत होता है, तो इसकी दिशा रेखीय वेग के लंबवत, रेखीय वेग के लंबवत होगी इसकी दिशा। दूसरा मैंने क्या कहा? सदैव केंद्र की ओर को, सदैव केंद्र की ओर, और इसकी दिशा त्रिज्या के अनुदिश होती है, इसीलिए हम इसे त्रिज्य त्वरण भी कह देते हैं। किसके अनुदिश होती है? त्रिज्या के अनुदिश। तो इसीलिए इसे त्रिज्य त्वरण भी कह देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको 2 याद रखनी है वो ये। तो चलिए अब प्रूफ देखते हैं कि इसका मान क्या होगा। हमने माना कि हमारा कोई कण है जो r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। अब हो गया? हाँ, ठीक है। माना कि वो किसी क्षण यहां है P1 पर और उसका वेग कितना है? V1, रेखीय वेग से वो गति कर रहा है। ये r है। कुछ समय पश्चात वो यहां पहुंच जाता है बिंदु P2 पर, तब उसका वेग कितना है? ये इसके लंबवत हो जाएगा ना, करेक्ट। थोड़ा सा ऐसा दिखाते हूँ, स्पर्श रेखा है ना, V2 हो जाता है। तो इतने समय में कोणीय विस्थापन कितना हुआ? डेल्टा थीटा। रेखीय विस्थापन क्या होता है? परिधि पे चली गई दूरी, हमने कहा डेल्टा S है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? डेल्टा V हमारा क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1, करेक्ट। अब देखो, ये अगर मैं इसे O कह दूं तो ये भी तो त्रिज्या सदिश है ना हमारा। OP1 OP2 वेक्टर्स है, V1 और V2 भी हमारे वेक्टर्स हैं। जो इन दोनों के बीच में कोण है वो ही इन दोनों के बीच में भी कोण होगा। क्यों भाई? देखो, R के लंबवत है V1, यहां भी R के लंबवत है V1, ये R ये V1, ठीक है। R जितना घूमेगा V1 भी तो उतना ही घूमेगा, दिशा उतनी ही, तो मान तो नियत है, पर जितना ये घूमा R, ये R है, देखो ये चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये R है और ये हमारा V है। R जितना घूमा V भी उतना ही घूम गया, तो इन दोनों के बीच का कोण, मैं इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ, भी डेल्टा थीटा ही होगा अगर ये V1 है और ये V2 है। अभी दोनों वेक्टर हैं तो इनका परिणामी भी एक वेक्टर हो जाएगा, डेल्टा V। डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1। अब चलो इन्हें नाम दे देते हैं। ये A हो गया
बी, सी। करेक्ट। अब देखो जो हमारे त्रिभुज हैं, त्रिभुज ओ P1 P2 तथा त्रिभुज ABC क्या हैं? समरूप हैं, क्योंकि इनकी दो भुजाएं बराबर हैं आपस में तथा उनके बीच के कोण भी बराबर हैं। तो हम समरूप हैं तो क्या लिख सकते हैं? P1 P2, ये बेटा आपके नाइन्थ के मैथ्स की बात है, ठीक है, बटे OP1 बराबर क्या हो जाएगा? AB बटे BC। P1 P2 क्या है? डेल्टा S। डेल्टा T समय में चला गया रेखीय विस्थापन डेल्टा S बटे OP1 क्या है? त्रिज्या R। AB कितना है? डेल्टा V। BC कितना है? V1। करेक्ट। अब चलो इसमें मान रखो सबके, इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ, या एक काम करते हैं, डेल्टा T से भाग कर देते हैं सारे में। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा S बटे डेल्टा T इंटू 1/r इक्वल्स टू डेल्टा V बटे डेल्टा T 1/V1। करेक्ट। अब अगर मैं कहूं कि जो डेल्टा T है यहां से लेके यहां तक डेल्टा T समय लगा, अगर मैं किसी क्षण पे लूं, मान लो मैं यहां पूछूं कि यहां क्या होगा, तो मैंने क्या कर दिया? डेल्टा T टेंड्स टू 0 कर दिया। तो उसे हम फिर कैसे लिखते थे बताओ? डेल्टा S बटे डेल्टा T लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, ये 1/r रहेगा यहाँ पे, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा V बटे डेल्टा T 1/V1। अब डेल्टा S बटे डेल्टा T क्या होता है? लिमिट डेल्टा S बटे डेल्टा T इंस्टेंटेनियस रेखीय वेग या तात्क्षणिक रेखीय वेग। तो ये क्या हो गया? V इंस्टेंटेनियस 1/r। ये क्या हो गया? डेल्टा V बटे डेल्टा T एक्सेलरेशन, त्वरण, ये आपका क्या हो गया? A इंस्टेंटेनियस 1/v। अब करो, चलो आगे। अब करेंगे हम इसे, तो क्या हो जाएगा? V को भी इधर ले आओ, सो A इंस्टेंटेनियस बराबर V इंटू V इंस्टेंटेनियस बटे R। ये V भी क्या हो जाएगा? जब आप, ये तो देखो V1 था ना, अगर हम इस किसी क्षण पे इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ है, तो यहाँ वेग क्या है? V ही है ना भाई, सारे वेग समान ही तो है। V1 लिखो, V2 लिखो, V लिखो, सब बराबर ही हैं, क्योंकि नियत वेग से गति हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? V² बटे R। ये A इंस्टेंटेनियस आपका क्या आया? ये आया आपका अभिकेंद्र त्वरण AC या AR बराबर V² बटे R। अगर हम इसे कोणीय वेग के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? हमें पता है V बराबर R ओमेगा, ये यहां रख दो, R² ओमेगा² बटे R से R कैंसिल, AC बटे AR कोणीय वेग के रूप में R ओमेगा² और रेखीय वेग के रूप में V² बटे R। यहां से देखो V नियत है, R भी नियत है, रेखीय वेग है, ओमेगा भी नियत है, R भी नियत है। तो अभिकेंद्र त्वरण का परिमाण तो अचर होता है, नियत होता है, परंतु उसकी दिशा सदैव परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है स्पर्श रेखीय त्वरण। सेम चीज है, या आप ये बोल लो कि जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ में परिवर्ती वेग से गति करता है, चर वेग से गति करता है, मीनिंग उसका वेग बदल रहा है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो कण है एक नियत वेग से गति कर रहा है, पर उसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न होता है। पर जरूरी तो नहीं कि हमेशा कण एक नियत वेग से ही गति करे। जब हमारा एक रनर अपने रनिंग ट्रैक पे दौड़ता है तो क्या वो हमेशा एक नियत वेग से दौड़ता है? नहीं। जब आपकी लंबी लंबी रेस होती है 5000 मीटर वगैरह की, तो उसमें क्या होता है, पहले वो धीरे दौड़ते हैं,
बट जब आपके लास्ट के राउंड्स आते हैं तो उसमें वो तेज दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो गति परिवर्तित हो रही है, पर अभी भी कौन सी हो रही है? वृत्तीय गति हो रही है। तो जब रेखीय वेग के परिमाण में परिवर्तन के कारण जो आपका त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण। रेखीय वेग के परिमाण में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होता है? स्पर्श रेखीय त्वरण। अच्छा, अब यहां पे एक चीज बताओ, जब हमारा कोई कण एक वृत्तीय पथ पर घूम रहा है पर उसका वेग नियत नहीं है, यहां वेग v1 हो गया, यहां वेग कुछ v2 हो गया, यहां वेग कुछ v3 हो गया, ठीक है, तो क्या केवल स्पर्श रेखीय त्वरण कार्य करेगा? नहीं, इस दशा में दोनों त्वरण कार्य करेंगे, अभिकेंद्र भी और स्पर्श रेखीय भी। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा में भी तो परिवर्तन हो रहा है ना, तो इसमें अभिकेंद्र त्वरण भी कार्य करेगा, जो कि सदैव किधर को होगा? केंद्र की ओर को। अब और स्पर्श रेखीय त्वरण किधर होगा? उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा में हमारा स्पर्श रेखीय त्वरण होगा। अगर मैं ये बोलूं कि वेग बढ़ रहा है तो जो हमारा स्पर्श रेखीय त्वरण होगा उसकी दिशा भी यही होगी, AT, यहां पे भी AT, यहां पे AT, वेग के अनुदिश होगी। पर अगर मैं ये बोलूं कि वेग घट रहा है तो स्पर्श रेखीय त्वरण की दिशा मैंने क्या बोली है? ध्यान से सुनो, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश। मैंने ये नहीं कहा कि रेखीय वेग के अनुदिश होगी, मैंने कहा उस बिंदु पर, इस बिंदु पर यदि रेखीय वेग v1 है तो इसके त्वरण की दिशा भी क्या होगी? स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। स्पर्श रेखा के अनुदिश ऊपर को भी हो सकती है, नीचे को भी हो सकती है। तो जब आपका वेग परिवर्तित हो रहा है और उसमें बढ़ रहा है तो वेग के अनुदिश ही आपकी त्रिज्यत्व स्पर्श रेखीय त्वरण की दिशा होगी। पर अगर वेग घट रहा है, ये देखो ऐसे जा रहा है, पर v1 हमारा घट रहा है, v2 धीरे धीरे वेग घट रहा है, तो त्रिज्य त्वरण क्या होगा? इस दिशा में, ठीक है। तो स्पर्श रेखीय त्वरण की, सॉरी त्रिज्य त्वरण नहीं, स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण सदैव उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। अब देखते हैं इसका मान क्या होगा। तो हमने क्या कहा? वेग परिवर्तन के हमने क्या कहा? वेग के परिमाण में परिवर्तन के कारण यह त्वरण उत्पन्न होता है। सो AT औसत लिख रहे हैं, बार औसत को दिखा रहे हैं, क्या होगा? डेल्टा V बटे डेल्टा T। अगर T टेंड्स टू 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखीय त्वरण क्षणिक या इंस्टेंटेनियस या तात्क्षणिक या तत्कालिक। लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, डेल्टा V बटे डेल्टा T, हम इसे क्या लिख देंगे? AT इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? dV बटे dt। तो ये हमारा होगा स्पर्श रेखीय त्वरण। स्पर्श रेखीय त्वरण होता है वेग के परिमाण में परिवर्तन के कारण। अब अच्छा, यहां से आप एक चीज देख सकते हो, ये हमारा अभिकेंद्र त्वरण है, ठीक है, ये हमारा स्पर्श रेखीय त्वरण है। ये दोनों क्या है आपस में? सदैव लंबवत। क्या नोट आ जाता है हमारा? नोट अभिकेंद्र त्वरण स्पर्श रेखीय त्वरण के सदैव लंबवत होता है। और एक और चीज, एक और नोट रखो, गति भले ही एक समान हो या परिवर्ती हो, एक त्वरण हमेशा होगा ही होगा। कौन सा?
स्पर्श रेखीय त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण, कौन सा? अभिकेंद्र त्वरण हमेशा कार्य करेगा ही करेगा, भले ही आपका पिंड एक समान वेग से चल रहा हो या परिवर्तित वेग से आगे बढ़ रहा हो। अब इसमें क्या, हमारे दोनों त्वरण एक दूसरे के लंबवत हैं। त्वरण हमारे वेक्टर्स होते हैं तो इनका परिणामी भी कुछ होगा। तो चलिए देखते हैं। अब क्या आता है, तीसरा त्वरण कौन सा था? नेट या औसत त्वरण। त्वरण इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? एवरेज या नेट त्वरण, नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन प्रदर्शित किससे करते हैं? ए से। अब हमारे पास क्या है, ये हमारा हो गया ए आर, ये हमारा हो गया ए सी। अगर हम इसका परिणामी निकालें तो समांतर चतुर्भुज नियम से कहाँ आएगा? ये इन दोनों का परिणामी होगा। अब इसका मान कैसे निकालोगे? या तो आपको समांतर चतुर्भुज का नियम याद हो या डायरेक्ट ये भी कर सकते हो ना, इसका विस्थापन कर दो यहां, तो ये क्या हो जाएगा? ये ए सी है, ये ए है आपका, और ये हो गया आपका ए आर। तो नेट त्वरण कितना हो गया? ए बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। अब कोई पूछे कि नेट त्वरण की दिशा क्या होगी, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ये थीटा अगर मैं दे दूं तो दिशा कैसे निकालेंगे नेट त्वरण की? टेन थीटा क्या होता है? लल्लू आम लाया, कहो कैसे आया? लंब बटे आधार। लंब क्या है? ए आर, आधार क्या है? ए सी। ए आर बटे ए सी, तो थीटा कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स ए आर बटे ए सी। ये हो जाएगी आपकी नेट त्वरण की दिशा। ये सब चीजें आप समझ पाओगे आसानी से अगर आपको वेक्टर्स क्लियर हैं। वेक्टर्स क्लियर नहीं है बेटा तो फिजिक्स में आपको छोटे छोटे टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो चाहे अब हो या साल का शुरुआत हो, पहले सबसे पहले अपने वेक्टर्स अच्छे से पढ़ो, वेक्टर्स को क्लियर करो। अब हमारी क्योंकि वृत्तीय गति हो रही है तो अब हम बात करते हैं कोणीय त्वरण की। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। अब त्वरण क्या होता है? प्रदर्शित इसे हम करते हैं अल्फा से। त्वरण क्या होता है हमारा? वेग परिवर्तन की दर। कोणीय त्वरण है तो कौन से वेग परिवर्तन की दर आएगी? कोणीय वेग परिवर्तन की दर। तो लिख दीजिए अल्फा एवरेज या औसत क्या हो जाएगा? डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी टेंस टू 0 है तो अल्फा क्या आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। सो अल्फा इंस्टेंटेनियस आप क्या लिख सकते हो? डी ओमेगा बटे डी टी। ये आ जाता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखते हैं कि हमारे अल्फा और जो हमारा एक्सेलरेशन है उसमें क्या रिलेशन होगा। मींस अगर हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन और रेखीय त्वरण में क्या रिलेशन होगा, तो चलो निकालते हैं भाई। तो चलो निकालते हैं रिलेशन इन अल्फा एंड ए। एक और बात, हमारा रिलेशन ए में नहीं होता है। ए तो क्या होता है? नेट त्वरण। यहां रिलेशन आता है स्पर्श रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण के बीच में। अब स्पर्श रेखीय त्वरण आपका क्या होता है? डीवी बटे dt। हम जानते हैं v बराबर आर ओमेगा होता है, तो रख दो यहां। at बराबर क्या हो जाएगा? d आर ओमेगा बटे dt। r तो आपका नियत है, बाहर आ गया। d ओमेगा बटे dt। अभी अभी हमने क्या पढ़ा? अल्फा बराबर d ओमेगा बटे dt। सो at बराबर r अल्फा। कुछ याद आ रहा है क्या रिलेशंस थे हमारे? s बराबर r थीटा, v बराबर r ओमेगा। ऐसे ही a नहीं, at हमेशा ध्यान रखो, स्पर्श रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण के बीच का ये संबंध है। at बराबर r अल्फा। अब एक छोटा सा नोट आ जाता है हमारा। देखिए हमारा पिंड है तो उसका कुछ द्रव्यमान भी होगा। हमने कहा कि त्वरण भी है तो हमारा बल भी अवश्य आएगा। तो जिस बल के कारण
आपका स्पर्श रेखीय त्वरण उत्पन्न होता है, उसे स्पर्श रेखीय बल कहते हैं। क्या है हमारा छोटा सा नोट, ये कभी कभी न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाता है। स्पर्श रेखीय बल प्रदर्शित करते हैं Ft, टेंजेंशियल फोर्स। जिस बल के कारण स्पर्श रेखीय त्वरण उत्पन्न होता है, उसको स्पर्श रेखीय बल कहते हैं। और इसका मान क्या हो जाएगा, Ft बराबर, F इक्वल्स टू M में होता है सेम, Ft बराबर m/at। ठीक, तो अब अगर हम एक समरी बनाएं कि हमारे सारे त्वरण क्या क्या होते हैं, तो वो कुछ इस टाइप से आएगी। AR या AC क्या है, ये अभिकेन त्वरण। दूसरा क्या है हमारा, स्पर्श रेखीय त्वरण या टेंजेंशियल त्वरण। तीसरा A नेट, चौथा कोणीय त्वरण। तो सबसे पहले देखते हैं इनके मान क्या क्या होते हैं। पहले AR हमारा क्या होता है, v² या r ओमेगा स्क्वायर। AT का मान क्या होता है, चलो पहले इसे एक पूरा कर लेते हैं। इसकी दिशा क्या होती है, दिशा सदैव केंद्र की ओर तथा रेखीय वेग के लंबवत होती है। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट क्या आता है, क्यों उत्पन्न होता है, वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण ये उत्पन्न होता है। अब बात आती है हमारे स्पर्श रेखीय त्वरण की। स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होता है, AT dv/dt टेंजेंशियल इंस्टेंटेनियस या तात्क्षणिक, और दूसरा ΔV/ΔT जो कि औसत को दिखाता है। चलो यहां लिख देते हैं, AT औसत होगा ΔV/ΔT। दिशा क्या होती है इसकी, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश इसकी दिशा होती है। ये अगर ये है V ऐसे है तो AT भी ऐसे ही होगा। अगर V बढ़ रहा है तो AT V के अनुदिश होगा। अगर V घट रहा है, V हमारा घट रहा है, तो AT क्या होगा, इसके विपरीत दिशा में होगा। AT V के अनुदिश और यहां V के विपरीत दिशा में होगा। तो कैसे, वेग बढ़ रहा है तो ऐसे, और वेग घट रहा है तो ये V हो गया, आपका AT ऐसे हो जाएगा। किस कारण से उत्पन्न होता है, वेग के परिमाण में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो ये हमारे 3 पॉइंट आ गए आपके स्पर्श रेखीय त्वरण के। अब आते हैं नेट त्वरण। नेट त्वरण क्या होता है, A बराबर √AC² प्लस AR²। ठीक है, अब इसका दिशा क्या होती है, दिशा होती है tan थीटा। AR/AC कैसे प्रदर्शित करते हैं, देखो ऐसे, ये है, ये क्या हो गया AR, ये AC, तो नेट हमारा क्या हो गया A, ये, और ये हो गई इसकी स्पर्श रेखीय त्वरण के से थीटा कोण पे इसकी दिशा। क्यों उत्पन्न होता है,
वेग के परिमाण तथा दिशा दोनों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक, तो ये तीन बातें आ गई आपके। नेट त्वरण के लिए अब कोणीय त्वरण क्या होता है? कोणीय त्वरण होता है आपका औसत डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस क्या होता है आपका? डी ओमेगा बटे डी टी। कोणीय त्वरण तथा स्पर्श रेखीय त्वरण के बीच में संबंध क्या होता है? ए टी बराबर आर एल्फा। ठीक है, और यह किस कारण से उत्पन्न होता है? कोणीय वेग में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, पर ये स्पर्श रेखा के अनुदिश नहीं होता, जो इसकी दिशा है वो इसकी दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका एक बहुत अच्छा सा, चलो इसमें भी अगर इसकी दिशा बना दें तो वो इस टाइप से आ जाएगी। ये ए है, ये स्पर्श रेखीय वेग वी है, तो ये दिशा हमारी आपके त्रिज्य त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण की होती है। तो या तो आप इसे अपनी नोटबुक में इस टाइप से नोट कर लें, सबका एक शॉर्ट नोट बन गया, या आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लें। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक बार हम अपने सारे के सारे फॉर्मूलाज इस साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था हमारा? S इक्वल्स टू आर थीटा, V इक्वल्स टू आर ओमेगा, ओमेगा एंड देन AT इक्वल्स टू आर एल्फा। V बराबर क्या होता है? डेल्टा S बटे डेल्टा T, और V इंस्टेंटेनियस क्या होता है? DS बटे DT। ओमेगा क्या होता है? डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। ओमेगा इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक होता है डी थीटा बटे डी टी। बाकी अब आता है हमारा एक्सेलरेशन अभिकेंद्र त्वरण, वी स्क्वायर बटे आर या आर ओमेगा स्क्वायर। स्पर्शीय त्वरण हमारा होता है डी वी बटे डी टी। नेट त्वरण होता है अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। दिशा क्या होती है इसकी? स्पर्श रेखीय त्वरण के साथ में ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, सॉरी, टेन थीटा इज ए आर बटे ए सी। और क्या था? अल्फा हमारा होता है डी ओमेगा बटे डी टी। बाकी रिलेशंस थे एक हमारे, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। ऐसे ही v इक्वल्स टू 2 पाई आर एन और v इक्वल्स टू 2 पाई आर बटे टी। तो अब तक के ये सारे फॉर्मूलाज हैं जो कि हमने पढ़े हैं। तो अब हम करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल। इसमें इन्होंने कहा कि एक मोटर कार 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से 500 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है। v इन्होंने कितना दे दिया? 30 मीटर प्रति सेकंड, और वो 500 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पे चल रही है। आर हो गया 500 मीटर। इसकी गति 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसके त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। देखो इन्होंने कहा कि इसकी गति बढ़ रही है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गति बढ़ रही है। गति का परिमाण में परिवर्तन हो रहा है, तो गति बढ़ रही है इस दर से। AT दे दिया। इन्होंने पूछा है नेट त्वरण क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? AR। AR क्या हो जाता है हमारा? V स्क्वायर बटे आर, 3 का स्क्वायर बटे आर बराबर 900 बटे 500, 500 से 500, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो आपका A क्या हो जाएगा? अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। AT कितना है?
2 का स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ होगा अराउंड 2.7। कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर। वैसे तो इन्होंने इसमें इसकी दिशा नहीं पूछी है, पर अगर आप चाहो तो आप दिशा भी दे खा सकते हो। अगर वो दिशा पूछे तो क्या होगा, tan थीटा बराबर AR बटे AT। AR कितना है हमारे पास 1.8, AT है 2, 2 निम 18, 0.9। तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0.9। वह स्पर्श रेखीय त्वरण से इतने कोण पर लगेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इन्होंने कहा चंद्रमा 2.36 गुणा 10⁶ सेकंड में पृथ्वी का परिक्रमण वृत्ताकार कक्षा में करता है, जिसकी त्रिज्या इतनी है। चंद्रमा के पृथ्वी की ओर त्वरण का परिकलन ज्ञात करिए। तो हमें एक्चुअली निकालना क्या है इसमें, देखो इन्होंने कहा कि चंद्रमा है जो पृथ्वी के चारों ओर, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये चंद्रमा हो गया, इस वृत्ताकार पथ में गति करता है जिसकी त्रिज्या r इन्होंने हमें देगी थी करीब करीब गुणा 10⁵ मीटर। और इन्होंने कहा कितने समय में, t बराबर 2.36 गुणा 10⁶ सेकंड में पृथ्वी का, सॉरी ये है किलोमीटर में, पृथ्वी चंद्रमा 2.36 गुणा 10⁶ सेकंड में पृथ्वी का परिक्रमण वृत्ताकार कक्षा में करता है। तो देखो इसमें क्या दे दिया इन्होंने, इतनी देर में वो पूरा एक चक्कर लगा लेता है, मीनिंग इन्होंने हमें दिया है परिक्रमण काल या आवर्त काल दिया है। अब इन्होंने पूछा है कि चंद्रमा से पृथ्वी की ओर लगने वाला त्वरण क्या होगा। तो कौन सा त्वरण लगेगा, अभिकेंद्र त्वरण। करेक्ट, अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है, AR = v² बटे r। तो पहले v निकालो, v क्या हो जाएगा 2πr बटे t। 2π 2.38 गुणा 10⁵ किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁵ कितनी हो जाएगी 8 बटे t 2.36 गुणा 10⁶। तो ये तो आ गया हमारा v। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि अभिकेंद्र त्वरण क्या होगा, ये सारा मान उठा के यहां रख दो। सो AR बराबर 4π² 2.38 का स्क्वायर 10⁻16 गुणा कुछ नहीं है बटे R कितना है हमारे पास 3.85। एक सेकेंड, 2πr कितना है 3.85, सॉरी यहां पे क्या है 3.85। r क्या है 3.85 गुणा 10⁸। अब इसका ये मान भी रह रहा था हमारा 2.36 स्क्वायर गुणा 10⁻12। जब आप इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर करीब करीब आएगा 2.72 गुणा 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर। ये होगा आपका अभिकेंद्र त्वरण। एक कण 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर चल रहा है। त्रिज्या कितनी दे दी, r बराबर 20 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 0.20 मीटर। इसकी चाल एक समान दर से बढ़ती है। यदि चाल 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है तो कण का कोणीय त्वरण का मान बताइए क्या होगा। तो इसमें देखो चाल 2 सेकंड में 5 मीटर से 6 मीटर प्रति सेकंड हो गई, तो डेल्टा वी कितना हो गया आपका 6 - 5 1। समय कितना लगा 2 सेकंड में, मींस डेल्टा टी कितना हो गया 2 सेकंड। अब इन्होंने हमसे पूछा है कोणीय त्वरण।
एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कितना होगा। अब यहां देखो किसमें परिवर्तन हो रहा है, गति के परिमाण में। तो हम क्या निकाल सकते हैं, स्पर्श रेखीय त्वरण। क्या होता है स्पर्श रेखीय त्वरण, डेल्टा वी बटे डेल्टा टी 1/2 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अल्फा और इसके बीच में हमें रिलेशन पता है, क्या होता है हमारा रिलेशन, AT बराबर आर अल्फा, AT 0.5 आर 0.20 इंटू अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 0.5 बटे करेक्ट 2.5 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर होगा आपका कोणीय त्वरण। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा फिर से HC वर्मा से है। इसमें इन्होंने कहा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर एक कण की चाल v बराबर 2t के अनुसार चलता है। v क्या दे दिया अब की बार 2t, त्रिज्या कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर। t सेकंड में, जहां t सेकंड में है और v मीटर प्रति सेकंड में है, t बराबर 3 सेकंड पर कण का त्वरण त्रिज्या की ओर तथा स्पर्श रेखा की ओर निकालें। t बराबर कितने में बोला इन्होंने 3 सेकंड पे, 3 सेकंड पे त्वरण हमें केंद्र की ओर निकालना है, मीनिंग AR कितना होगा, स्पर्श रेखा की ओर मीनिंग AT कितना होगा। अब निकालो क्या होता है हमारा AT, AT होता है dv बटे dt। d कितना दिया हुआ है 2t, तो ये क्या हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर। AR निकालो, AR क्या होता है v स्क्वायर बटे r। तो अब एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड v कितना हो जाएगा 2 × 3 6 मीटर प्रति सेकेंड, ये वैल्यू यहां रख दो। 6 स्क्वायर बाई r 0.2 6 36 बटे 0.2 0 180, तो ये हो गया 180 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर। तो जरूरी नहीं वो आपको हमेशा यही बोले कि अभी केंद्र त्वरण निकालो, स्पर्श रेखा त्वरण निकालो। इसमें उसने क्या बोल दिया, दिशाएं दे दी, जो इन दोनों त्वरण की दिशाएं हैं, इन दिशाओं में जो त्वरण है वो आप निकालिए। अब अगर सेम न्यूमेरिकल में वो आपको कह दे कि आप नेट त्वरण भी निकालो, कोणीय त्वरण भी निकालो और नेट त्वरण की दिशा भी निकालो, क्या होगी, तो कैसे निकालोगे। हमारे पास क्या क्या आया है, AT कितना आया 2, AR कितना आया 180, तो नेट त्वरण कितना हो जाएगा AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर 180 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लेना आपका आंसर। इसकी दिशा निकालोगे तो कैसे निकालते हैं, tan थीटा बराबर AR बटे AT। AR कितना है 180 बटे 2 90, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 90 आंसर। अल्फा अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कोणीय त्वरण क्या रिलेशन होता है हमारे पास, AT बराबर R अल्फा, तो अल्फा बराबर AT बटे R। AT कितना दिया हुआ है हमें 2, R कितना है 0.2, तो AT अल्फा हमारा हो गया 10 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर। और सॉरी बिगनिंग में जो आपका AR मैंने यूनिट गलत लिख दी है उसमें, ठीक है, यूनिट क्या है उसकी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गलती से मैंने AR को रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर लिख दिया है। अब इसी न्यूमेरिकल की तरह अगर हम एक और न्यूमेरिकल ले लें जिसमें उन्होंने हमें ओमेगा दे दिया है, वो 2t दे दिया, सारी वैल्यूज सेम रख दो, r बराबर 0.2 मीटर, t बराबर 3 सेकंड, और फिर से इन्होंने हमसे पूछा है AT निकालो, AR निकालो, A निकालो, अल्फा निकालो और A की नेट त्वरण की दिशा भी ज्ञात करो। तो अब की बार हमें ओमेगा दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अपना v निकाल लेंगे क्योंकि ये सारों का v से रिलेशन है, सिंपल बड़ा। सो v इक्वल्स टू क्या होता है r ओमेगा, r कितना है 0.2 ओमेगा 2 t 0.4
टी हमारा v आ गया। ए टी निकालने के लिए क्या होगा, dv बटे dt, d बटे dt 0.4 इंटू टी, 0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आंसर फर्स्ट। सेकेंड हमें क्या निकालना है, ए आर कितना होगा, वी स्क्वायर बटे आर। अब t बराबर 3 सेकेंड पे पहले वी स्क्वायर वी निकाल दो। एट t इक्वल्स टू 3, v कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 3 1.2 मीटर प्रति सेकेंड। रख दो ये मान यहाँ। वी स्क्वायर कितना है 1.2 का स्क्वायर बटे आर कितना है हमारे पास 0.2, 12 का क्या हो जाएगा 1.44 0.2 0 0 10 2 7 14 2 दूनी 4 7.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसका भी क्या होगा। थर्ड हमें क्या निकालना है, नेट त्वरण। ए बराबर ए आर स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। अब रखो ए आर कितना है आपका 7.2, 7.2 का होल स्क्वायर। ए टी आपका कितना है 0.4 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। फोर्थ में हमें कहा है कि नेट त्वरण की दिशा भी निकालो, मींस tan थीटा। ए आर बटे ए टी, ए आर कितना है 7.2, ए टी कितना है 0.4, 4 एकम 4 3 4 2 4 8 32, तो थीटा कितना हो गया tan इनवर्स 18। आंसर। लास्ट में इन्होंने हमसे पूछा है फिफ्थ में कि कोणीय त्वरण कितना होगा। अल्फा, अल्फा कितना होता है ए टी बटे आर। ए टी कितना है हमारे पास 0.4, आर कितना है 0.2, 2 हो जाएगा कैंसिल, 2 रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। आंसर। तो वो आपको v दे दे, वो आपको ओमेगा दे दे, उसमें परिवर्तन दे दे, या किसी इक्वेशन की फॉर्म में दे दे, हर तरीके से आप अपना सारे एक्सेलरेशंस इजीली निकाल सकते हो। इवन वो अगर आपको वेग में परिवर्तन ना दे के विस्थापन में परिवर्तन दे दे तो भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि विस्थापन में परिवर्तन दिया है तो आप वेग निकाल सकते हो, उससे वेग निकल गया तो आप अपने सारे त्वरण निकाल सकते हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इन्होंने कहा कि हमारा जो कण है वो एक नियत वेग 16 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है एक वृत्तीय पथ में, और उसकी त्रिज्या कितनी है 2 मीटर। तो उसने हमें से पूछा कि सारे के सारे अभिकेंद्र त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण, नेट त्वरण तथा कोणीय त्वरण निकालिए क्या होगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप देखते ही बता दोगे, कुछ चीजें तो आपको निकालनी भी नहीं पड़ेंगी। देखो वेग नियत है, केवल दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तो कौन सा त्वरण नहीं होगा यहाँ, स्पर्श रेखीय त्वरण 0 हो जाएगा। स्पर्श रेखीय त्वरण 0 हो गया तो आपका कोणीय त्वरण भी 0 हो जाएगा। मान केवल आएंगे ए आर के, अभिकेंद्र त्वरण के, और नेट त्वरण अभिकेंद्र त्वरण के बराबर ही होगा। तो अगर आपका वो ऑप्शनल में आता है, एमसीक्यूज में आता है, तो आप इजीली कॉन्सेप्ट से भी बता सकते हो। बाकी अब हम सॉल्व कर देते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। ए टी क्या होता है डीवी बटे डी टी, डी बटे डी टी, बी कितना है 16, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशियल लो तो आंसर 0। ए आर क्या होगा वी स्क्वायर बटे आर, वी कितना है 16 गुणा 16 बटे 2 8, 8 6 48, 8 कम 8 4 12 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ए क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, ए टी 0 128 का होल स्क्वायर, 128 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अल्फा क्या हो जाएगा ए टी बटे आर, ए टी कितना है 0 रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से हमारा एक बहुत अच्छा नोट निकल के आता है, यदि v कांस्टेंट है, या आप कह दो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड, परिमाण, वेग परिवर्तन का परिमाण नियत है,
भाई वेग कांस्टेंट है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, या वेग परिवर्तन कांस्टेंट है, तो आपका AT शून्य होगा और कोणीय त्वरण शून्य होगा, और आपका नेट त्वरण अभिकेंद्र त्वरण के बराबर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा नोट है ये, नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में। ठीक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा AIEEE 2012 से है, 2012। इसमें इन्होंने कहा द्रव्यमान M1 M2 की दो कारें क्रमशः R1 R2 त्रिज्याओं के वृत्तों पर गतिमान है। ये है एक वृत्त R1 त्रिज्या का, ये है एक वृत्त R2 त्रिज्या का। इनकी चालें इस प्रकार हैं कि वे समान समय t में संपूर्ण वृत्त की गति करती हैं। इनके अभिकेंद्र त्वरणों का अनुपात क्या है, ये हमें बताना है। इन्होंने क्या कहा, इस तरह से हमारी ये कार चल रही हैं कि समान समय में दोनों एक एक चक्कर पूरा लगा लेती है। एक पूरा चक्कर लगाने का मतलब है कि उसका कोणीय विस्थापन कितना हुआ, बताओ, कोणीय विस्थापन कितना हुआ, या चेंज इन कोणीय विस्थापन कितना हुआ, 0 से स्टार्ट करके टोटल 2 पाई। इसमें भी कितना हुआ, पूरा एक चक्कर समान समय में लगा रही है, तो यहां पे भी डेल्टा थीटा कितना हो गया, 2 पाई। अगर मैं इसे 1 मान लू तो यहां मैं क्या कह दूं, डेल्टा T1 डेल्टा थीटा 1 डेल्टा T2 T समान समय 0 से लेके T समय में इन्होंने पूरा एक चक्कर लगा दिया। पूरा एक चक्कर का मतलब है कोणीय विस्थापन 2 पाई, और इन्होंने कहा पूरा एक चक्कर समान समय में लगाया है तो समान कोणीय विस्थापन चल रहे हैं। हमसे इन्होंने पूछा कि अभिकेंद्र त्वरण का अनुपात क्या होगा यदि इसका अभिकेंद्र त्वरण AR1 और इसका AR2 हो। तो हमें क्या निकालना है, AR1 बटे AR2 क्या होगा। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास होता है V स्क्वायर, AR क्या होता है V स्क्वायर बटे R। पर देखो यहां पे हमारे पास डेल्टा T और डेल्टा थीटा है, तो हम ओमेगा निकाल सकते हैं इजीली। ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बटे डेल्टा T होता है, तो ओमेगा 1 कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा 1 बटे डेल्टा T1 2 पाई बटे T। ओमेगा 2 कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा 2 बटे डेल्टा T2 2 पाई बटे T, मतलब कि दोनों बराबर हैं। ओमेगा के रूप में रखेंगे तो हमारा AR क्या हो जाएगा, R ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। ये मान उठा के यहां रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, R1 ओमेगा स्क्वायर बटे R2 ओमेगा 2 स्क्वायर। यहां से देखेंगे तो ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 है, R1 2 पाई बाई T का होल स्क्वायर बटे R2 2 पाई बाई T का होल स्क्वायर। AR1 बटे AR2 ये कैंसिल, तो आपका AR1 बटे AR2 किसके बराबर आ गया, R1 बटे R2। दोनों की त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होगा आपका अभिकेंद्र त्वरण। नेक्स्ट न्यूमेरिकल AIEEE 2010 से है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसे 2 लाइन में कर दोगे, अगर नहीं है तो नहीं हिला पाओगे। इसमें इन्होंने कहा एक समान वृत्तीय गति में एक कण के लिए कैपिटल R त्रिज्या के वृत्त पर बिंदु P R थीटा पर त्वरण A क्या होगा, बस इन्होंने ये कह दिया। ये हमारा एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या R है, इसके किसी बिंदु P पर R थीटा पर इन्होंने पूछा कि त्वरण क्या होगा। अब सबसे पहली बात, कौन सा त्वरण आएगा, इन्होंने कहा एक समान वृत्तीय गति में, एक समान गति से वृत्तीय पथ में चल रहा है, तो AR आ जाएगा, करेक्ट। PR थीटा, इसका मतलब ये थीटा है, ये थीटा है, तो अब आपके क्या क्या आ जाएंगे, इसके घटक कर सकते हैं हम, ये थीटा तो ये भी थीटा। यहां क्या आ जाएगा, अगर दूसरे कलर से लिखें तो ये हो जाएगा AR
कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए आर साइन थीटा। तो आपका त्वरण क्या हो जाएगा, देखो हमें पता है ए आर क्या होता है, वी स्क्वायर बटे आर, आर दिया है यहाँ कैपिटल आर। अब देखो ए आर के दो घटक हैं, इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो ए आर बराबर क्या होगा, आई की दिशा के अनुसार कौन सा है, ये एक्स अक्ष ले लूं अगर मैं, और ये वाई अक्ष ले लूं, तो एक्स अक्ष के अनुदिश कौन सा है, ए आर कॉस थीटा, पर किस दिशा में, माइनस। तो कैसे लिखेंगे इसे, वी स्क्वायर आर कॉस थीटा माइनस आई, प्लस वाई की दिशा में कौन सा है, ए आर साइन थीटा। ए आर का मान क्या है, वी स्क्वायर बटे आर साइन थीटा, जे वेक्टर दिखाता है वाई को, वाई ऊपर है पर ये नीचे की तरफ है माइनस। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आर माइनस वी स्क्वायर बटे आर कॉस थीटा आई माइनस वी स्क्वायर बटे आर साइन थीटा जे, आंसर। तो बच्चों कॉन्सेप्ट जरूरी है, देखो यहां भी आपका क्या आ गया, वेक्टर का वियोजन, करेक्ट। और आप उसके घटक कैसे निकालोगे और फिर वेक्टर फॉर्म में उसे आई जे के फॉर्म में कैसे लिखोगे। तो बहुत बहुत जरूरी है, हमेशा कहती हूँ वेक्टर्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, वेक्टर्स के हर पॉइंट आपका क्लियर होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका AI PMT 2013। इसमें इन्होंने कहा, एक चित्र दिया हुआ है हमें ऐसे, ये थीटा कोण है बीच में और ओ पी क्यू इस ये वेग। अब इन्होंने कहा एक कण एक समान चाल v से r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर जिसका केंद्र 0 है चल रहा है। जब कण वृत्त पर बिंदु P से Q तक चलता है जहां कोण POQ थीटा है, तब वेग में परिवर्तन का परिमाण क्या है बताइए। ऑप्शन दिए हैं इन्होंने 2v साइन 2 थीटा, 0, 2v साइन थीटा बाई 2 और 2v कॉस थीटा बाई 2। तो अब इसमें क्या होगा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, v एक समान वेग से गति कर रहा है तो वेग परिवर्तन कितना हो गया, 0। आंसर हो गया गलत। क्यों, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, परिमाण नहीं बदल रहा है पर दिशा बदल रही है। दिशा बदल रही है तो हम उसका परिमाण निकालेंगे, वो कुछ ना कुछ, हम उसका परिवर्तन निकालेंगे, वो कुछ ना कुछ अवश्य आएगा। तो चलिए करते हैं। अगर हम इसका परिवर्तन निकालें और हम इसे डेल्टा v बोलें तो क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा, ये होता है। कैसे होता है, देखो ऐसे, अगर मैं इसे v1 इसे v2 बोल दो, इसे डेल्टा v बोल दो थीटा, ये मैंने v1 बोल दिया, v2, इनका परिवर्तन ये आएगा। ये हमारा वेक्टर्स में आता है फॉर्मूला, ये आपको वहां से याद करना पड़ेगा। चलो भाई रखो सारे मान। v1 कितना है, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा, v स्क्वायर कॉमन सारे में से, तो बाहर v आ गया, v स्क्वायर 2 था, 2 माइनस 2 कॉस थीटा। अब क्या करो, v यहां 2 से गुणा 2 से भाग कर दो, तो क्या लिख सकते हैं इसे, 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा बाई 2। तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उन्हें पता होगा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलो रखो v अंडर रूट 2 माइनस 2 क्या आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पर यहां थीटा कितना है, थीटा बाई 2, तो हम क्या लिखेंगे, थीटा बाई 2। 2 के अंदर गुणा कर दो, 2 माइनस 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, इसका भाग बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 साइन थीटा बाई 2। सो 2v साइन थीटा बाई 2, ये है आपका करेक्ट आंसर। तो हमेशा ध्यान रखो, जब सदिश राशि की बात होती है, यदि उनका परिमाण समान भी है पर दिशा बदल रही है,
तो उनमें परिवर्तन होगा, उनके मान में परिवर्तन होगा। v आपका कितना बदल गया, 2v sin थीटा बाय 2। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आया है हमारा नीट 2016 में। इसमें इन्होंने बोला, हमें ये एक डायग्राम दिया हुआ है इन्होंने कुछ ऐसा सा, क्या क्या है ये, इधर को ऐसे AC लग रहा है, ये त्वरण A, ये 30 डिग्री, और ये कण हमारा ऐसे मूव कर रहा है, मान लिया v वेग से, और ये इसकी त्रिज्या r दी हुई है। इन्होंने कहा दर्शाए गए आरेख में r 2.5 मीटर है। r कितना दिया है, 2.5 मीटर। त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर दक्षिणावर्त गति करते हुए किसी कण के कुल त्वरण को किसी क्षण a बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड से निरूपित किया गया है। मीनिंग इन्होंने हमें नेट त्वरण दिया गया है कि वो किससे प्रदर्शित है, a बराबर कितना है, 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस कण की चाल क्या होगी हमें बताना है, v क्या होगा, कुछ समझ में आ रहा है? देखो v निकालना है, AC लिख लो या AR लिख लो, आपकी चॉइस है। AC हमारा क्या होता है अगर हम लिखे तो, AC या AR, v स्क्वायर बटे R, करेक्ट। R है हमारे पास, v निकालना है। अगर किसी तरह हमें AC का मान पता चल जाए, देखो यहां से डायरेक्ट आपको पता चल रहा है AC का मान कैसे, ये A है, अगर आप इसके घटक निकालोगे तो इस दिशा में क्या आएगा, A cos 30, और इस दिशा में क्या आएगा, A sin 30। A cos 30 कौन सी दिशा दिखा रहा है, AC, तो AC का मान क्या है, A cos 30 हो गया, AC बराबर A cos 30, करेक्ट। ये मान उठा के यहां रख दो, तो v स्क्वायर बराबर ACR अंडर रूट, v बराबर हो जाएगा, AC कितना है, A cos 30 इंटू R, A का मान 15 cos 30 अंडर रूट 3/2, R का मान 2.5। जब आप सॉल्व करोगे आंसर कुछ आएगा 5.7 मीटर प्रति सेकंड आंसर। तो बेटा कंपटीशन में कभी भी वो है तो डायरेक्ट न्यूमेरिकली, डायरेक्ट फॉर्मूले का आंसर है 2-3 लाइन का, पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर ये बात क्लिक कर गई, ये A है, 30 दिया हुआ है, A के घटक निकाल दो और A का मान दिया हुआ है, तो AC की दिशा में कौन सा त्वरण आ रहा है, A cos 30, कुल त्वरण है ना, तो कुल त्वरण आपका क्या होता है, AC प्लस AT, तो ये आपका कौन सा आ गया, स्पर्श रेखीय त्वरण। ये कौन सा दे रहा है, अभिकेंद्र त्वरण, तो अभिकेंद्र त्वरण का मान हमारे पास सीधा आ गया। बस देखो वो वाला कॉन्सेप्ट, ये AT, ये AR, ये A थीटा, करेक्ट, उसका मान रख के आपका डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा AIEEE 2010 से, 2010। इसमें हमें इन्होंने एक चित्र दिया हुआ है कुछ इस टाइप से, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये दिया है, ये P बिंदु है x y, यहां से यहां तक की दूरी दी है 20, ठीक। अब इन्होंने हमसे पूछा कि ऐसे जा रहा है वो, ये A है, ये B है, एक बिंदु P वृत्ताकार पथ पर वामाव्रत दिशा में चल रहा है, ऐसे चल रहा है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। P की गति ऐसी है कि यह S बराबर t³ + 5 लंबाई समेटती है, जहां S मीटर में, t सेकंड में। पथ की त्रिज्या 20 मीटर है, R कितना दे दिया, 20 मीटर। जब t बराबर 2 सेकंड है तो P का त्वरण क्या होगा, लगभग ये हमें बताना है। t बराबर कितने हैं, 2 सेकंड,
तो P का त्वरण, अब देखो ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, 2 त्वरण आएंगे ना। नेट त्वरण पूछा है कितना होगा, तो कौन कौन से त्वरण निकालने पड़ेंगे हमें पहले, AR और AT क्या होंगे, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले AT निकालते हैं। AT क्या होगा, dV बटे dt। V तो नहीं है हमारे पास क्या है S, तो पहले हम V निकालते हैं S से। V बराबर क्या होगा, ds बटे dt, d बटे dt, t क्यूब प्लस 5, 3t स्क्वायर हमारे पास आ गया V। मान यहां रख दो, d 3t स्क्वायर बटे dt, सॉल्व करेंगे तो 6t, ये आ गया आपका 80। कितने समय पे निकालना है, 2 सेकंड पे। एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 80 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2, 12 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। अब हमें क्या निकालना है, AR क्या होता है, V स्क्वायर बटे R। V क्या है, 3t स्क्वायर एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, t बराबर 2 सेकेंड पे V का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 गुणा 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अब करें इसे, ये यहां रखो, 12 का होल स्क्वायर बटे R कितना है 20, 144 बटे 20, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 10 से गए 7.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर AR। कुल त्वरण पूछा है, A कितना हो जाएगा, AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। AR कितना है, 7.2 का होल स्क्वायर, AT कितना है, 12 का होल स्क्वायर। तो अब अगर आप इसे सॉल्व करो तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं, 10 हो गया, 12 कॉमन ले दियो, तो 12 कॉमन लोगे तो कितना आ गया, 12 छिक 72, ठीक है। 12 स्क्वायर कॉमन ले दो पूरा, तो यहां क्या हो जाएगा, 6 बटे 10 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, बाहर आ जाएगा, बारह बटे 10 बाहर ले देते हैं। 10 बाहर कैसे आया, देखो ऐसे, 36 प्लस 100 बटे, ये 10 को इधर ले गया, 100 स्क्वायर बटे 100, तो ये आया 136, 1.2 अंडर रूट 136। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा कुछ 14 के करीब, 14 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आंसर। बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक त्वरण के ऊपर इतने न्यूमेरिकल्स काफ़ी हैं। ऑलमोस्ट जो भी पॉसिबिलिटी थी, जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते थे, पूरी कोशिश करी है मैंने कि मैं वो इंक्लूड कर सकूं। पर इसके बाद भी अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल है या कोई परेशानी है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रही है, जिसमें आप अटक रहे हो, वैसे मुझे लगता नहीं है कि इस लेक्चर के बाद आप एटलीस्ट त्वरण निकालने में, वृत्तीय गति में त्वरण निकालने में किसी भी प्रॉब्लम में अटकोगे। पर फिर भी अगर हो जाता है तो मेरी जो ये जीमेल आईडी आपको दिखाई दे रही है, इसके ऊपर आप मुझे मेल कीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो फिजिक्स से रिलेटेड, मेल मी, छोटा सा कॉन्सेप्ट हो, छोटा सा कंफ्यूजन हो वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट में लिख दीजिए। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।